स्वागत है आप लोगों का एमसीक्यू स्क्वायर चैनल पे। ये हमारे आयोग सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग को कंप्लीट किया था। तो हम लोग पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने 2020 से लिए हैं। 2020 से लेने का कारण ये है कि 2020 से आयोग को अलग से एक सिलेबस में डाल दिया है, तो उन लोगों ने थोड़ी सी अप्रोच चेंज करी है और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू करा है आयोग से संबंधित। जब ये पॉलिटी में हुआ करते थे तो इन्हें थोड़ा सिंपल तरीके से पूछा जा रहा था, लेकिन जब से ये आयोग अलग से बना है तब से ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग 2020 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन देखेंगे जो भी आयोग से संबंधित आए हैं। इस बार हमारा जो टॉपिक है सीएजी है, तो सीएजी से रिलेटेड हम 2020 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन देखेंगे 2022 तक के। उसके बाद हम लोगों ने जो आपके लिए एमसीक्यूज तैयार करे हैं उसमें देखेंगे। और जो क्वेश्चन आप पॉलिटी में पहले पूछे गए हैं सीएजी से रिलेटेड, वो जब हम पॉलिटी सब्जेक्ट उठाएंगे तब उसके जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसको उठाएंगे, तो और वहां पे हम लोग पहले के सीएजी और बाकी आयोग से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए, थोड़ा कार्यों से संबंधित अंदर से क्वेश्चन पूछने लगे, तो आपको पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सिर्फ फैक्ट के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं ना। तो फैक्ट के भरोसे नहीं रहना हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाना है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय का विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं का लेखा परीक्षा करने की और उनके बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ठीक है। भंडारे वाले भंडारे नहीं होते जो हमारे यहाँ चलते हैं। ये भंडार मतलब स्टॉक होता है ना। तो देखिए, जो हमारा अनुच्छेद है 149। ठीक है। 149 में हमें ये कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, ठीक है, संसद विधि बनाकर इसके कर्तव्यों का निर्धारण करेगी। किसके? सीएजी के। ठीक है। मतलब उसके सीए संसद संविधान में सीएजी के कर्तव्यों के बारे में सीधे नहीं कहा गया। ये कहा गया कि संसद विधि बनाएगी, और जब तक संसद इस तरह की विधि नहीं बनाएगी, जैसे डोमिनियन के समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था सीएजी, उसी तरह से सीएजी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। कब तक? जब तक संसद विधि नहीं बनाती। संसद ने विधि बनाई 1971 में। ठीक है। कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम नाम से। ठीक है, 1971 में। और उसे 76 में संशोधित किया गया। ठीक है। तो उसमें इसके कार्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सारी व्याख्या की गई। ये कौन सी लेखा परीक्षा कर सकता है, कौन सी लेखा परीक्षा नहीं कर सकता है, किस तरह की रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बारे में पूरी तरह से लिखा गया है। तो उसमें जो लिखा गया है उसमें ये दोनों कथन लिखे गए हैं। ठीक है। तो वो भंडारों स्टॉक का लेखाओं की परीक्षा भी कर सकता है, और जो संचित निधि से जो भी संदेह है उसके लेखा की सारी परीक्षा सीएजी करेगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। एक और दो दोनों सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2021 में पूछा है। ठीक है। ये देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है। देखिए, सामान्यतः किताबों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन ये जब क्वेश्चन आप देखने जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलने वाला है ना। तो आजकल पीएससी की अप्रोच हो गई कि वो डायरेक्ट वेबसाइट से पूछने लगे। वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से क्वेश्चन ले आते हैं, या फिर वो इस टाइप के जो अधिनियम है, जैसे ये 1971 के अधिनियम में दिया गया है ना। 1971 के अधिनियम में इसकी पेंशन, छुट्टी और बाकी चीजों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, है ना। तो ये क्वेश्चन वो वहां से लेके आए थे। अगर आप किताबों में देखेंगे या आप संविधान को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो सेवा कर्तव्य एवं सेवा शर्त अधिनियम जो है 1971 का, उसमें से भी वो सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ चीज़ें हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम नोट्स में अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट अधिनियम से कुछ खास बातें उठा के लाएं जो इम्पोर्टेंट लगे, और थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते रहें। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो 1971 का अधिनियम है, सेवा शर्त अधिनियम, उसमें ये वाला पॉइंट दिया गया है। देखिए आप ठीक से गौर से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की और उसे मंजूर की गई छुट्टी प्रतिसंहरण या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया है ना। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा कि राष्ट्रपति को इसकी छुट्टी मंजूर करने का, हाँ आपको त्यागपत्र स्वीकार करने तक की बात मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी मंजूर करने वाली चीजें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी किताब में मिलेगी। तो ये दिया पूछा गया था डायरेक्ट 1971 अधिनियम से। ठीक है, तो कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होगी और इस तरह की चीजें पढ़नी होगी, है ना। तो जो मुझे लगता है कि अब जो नए कोचिंग सेंटर्स है उन लोगों ने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपडेट करके अधिनियमों की तरफ जाने की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कहाँ से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें जो बताया गया है मतलब संविधान में अनुच्छेद 151। ठीक है, अनुच्छेद 151 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीएजी जो है वो अपनी लेखा संबंधी रिपोर्ट जो है वो संघ की स्थिति में राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राज्य की स्थिति में संबंधित राज्य के राज्यपालों को। ठीक है, और यहाँ से ये जो रिपोर्ट आएगी ये संघ में जाएगी, संसद में, संसद के दोनों पटलों में रखी जाएगी, और राज्य में ये संबंधित विधानमंडल में, ठीक है, विधानमंडलों में रखी जाएगी और वहां पे इन पे चर्चा होती है। ठीक है, और जो हमारी लोक लेखा समिति होती है वो इनके साथ काम कर, इन रिपोर्ट पे काम करती है। ठीक है, तो हम किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन देने के लिए इन लोगों ने राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति दे दिया था। ठीक है, तो काफी लोग इसमें गलत करके आ गए थे उपराष्ट्रपति को देख के। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो आपको अगर पता हो तो द्वितीय अनुसूची, जो दूसरी अनुसूची है ना, दूसरी अनुसूची में इसके बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण पद है भारतीय संविधान में, भारत शासन में जो बहुत महत्वपूर्ण पद है ना, उनके बारे में हमें वहां पे वेतन और सेवा शर्तों के बारे में दिया जाता है। किसमें, द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, तो कई चीजों में ऐसा है कि अगर संसद संसद निर्धारित करेगी, लेकिन संसद जब निर्धारित नहीं करेगी तो संविधान जब लागू हुआ है, जब लागू हुआ उस समय स्पष्ट रूप से द्वितीय अनुसूची में सेवा शर्तें और वेतन के बारे में लिख दिया गया था। और आगे जब जैसे इसमें लिखा था कि संसद निर्धारित करेगी इनकी सेवा शर्तें और वेतन आदि। ठीक है, तो जब जब तक ये विधि नहीं बनाई गई संसद के द्वारा, तब तक द्वितीय अनुसूची में जो दिया गया था, द्वितीय अनुसूची के हिसाब से इन्हें वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इनकी निर्धारित रहती है। किनकी, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पद है स्पेशली। देखिए इसमें आता है राष्ट्रपति, आता है राज्यपाल, आता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष आते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। देखिए राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ना, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि वेतन भत्ते आदि क्या होंगे। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते आदि संदाय किए जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते आदि संदाय किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका उपराष्ट्रपति का जिक्र द्वितीय अनुसूची में नहीं है। याद रखेंगे आप लोग, है ना। कभी गलती से ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है, तो आपको मिलेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इतने लोगों के बारे में द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते और सेवा शर्तों आदि के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा किसी का नहीं दिया गया है। आपको द्वितीय अनुसूची में जितने लोगों को दिया गया है उसे कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उन्होंने यहाँ से कुछ भी अलग से कोई और पद पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में नहीं पूछा गया, इसके बारे में द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने फैक्ट रखे हैं, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन उसी तरह के आने वाले हैं अब,
बिल्कुल सिंपल फैक्ट आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश काल में महालेखा कार्यालय स्थापित किया गया, महालेखाकार कार्यालय। ठीक है, कब स्थापित किया गया है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी से सीधे क्राउन ने, ठीक है, क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था भारत का शासन। ठीक है, और जब कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी तो कंपनी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे, और वहाँ की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इसका फायदा ज़्यादातर कंपनी के लोग लेके जा रहे थे। तो जब भारत में डायरेक्ट क्राउन का शासन आया, उस समय यहाँ पे लॉर्ड कनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कनिंग। तो लॉर्ड कनिंग ने सोचा कि जो भ्रष्टाचार पहले से चला आ रहा था उसको रोकने के लिए हम लोगों, जो ब्रिटेन में जो सीएजी है उसकी तर्ज में भारत में भी एक सीएजी का गठन करना चाहिए। तो इन्होंने एक पद रखा सीएजी का। ठीक है, इसमें एडवर्ड एडवर्ड ड्रमंड, ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जो बने थे सीएजी। ठीक है, उस समय ये वैधानिक नहीं था पद, पर उन लोग, इन्होंने एक पद का गठन किया था, किसने, लॉर्ड कनिंग ने, और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की थी। तो ये गठन किया गया था 1858। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग, और पहले जो बने थे वो थे एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कनिंग थे। तो आप इससे याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जैसे ही क्राउन ने अपने हाथ में लिया शासन, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1858 में तुरंत इन लोगों ने सीएजी का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए महालेखा परीक्षक को किस अधिनियम के तहत सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि 1858 में जब इसका गठन किया था ये वैधानिक नहीं था। ठीक है, वैधानिक नहीं था। फिर ये सिर्फ है ना, जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ने अपने यहाँ एक पद का निर्माण किया था, और उसे वो जो कर्तव्य देते थे उसका पालन करता था कौन, सीएजी, है ना, जो उस समय इन्होंने बनाया था। तो वो कोई वैधानिक पद भी नहीं था, और ना ही उसे, और वो पूरी तरह से नियंत्रण में था किसके, गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो जब 1919, है ना, 1919 का अधिनियम जब पास किया गया, तो 1919 के अधिनियम में इन लोगों ने इसे वैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, जिस तरह से ब्रिटेन में था सीएजी, उसी तर्ज पे दिया गया। थोड़ी कम शक्तियां दी गई, लेकिन दी गई। ठीक है, वैधानिक मान्यता दे दी गई, और इसे सरकारी नियंत्रण, मतलब अब ये गवर्नर जनरल के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं थे। ठीक है, अब ये जो भी लेखा परीक्षा करने वाले थे ये अपने मन से करने वाले थे। इन्हें जो शक्तियां मिल रही थी वो डायरेक्ट क्राउन से आ रही थी, है ना। तो 1919 के अधिनियम में इसे वैधानिक मान्यता दे दी गई और सरकारी नियंत्रण से इसे मुक्त कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे हम, है ना, कब इसे नियंत्रण से मुक्त किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा इसका आंसर जो था, इसका आंसर होगा 1919 भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस संस्था को वॉच डॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। तो आपको ये शब्द, ये एकदम फैक्ट है, इसके बारे में हमेशा मतलब ये लोग मतलब हमारी जो सामान्य भाषा है ना, उसमें लोगों में जो फेमस है उसके हिसाब से इसे गार्जियन ऑफ द पर्स और वॉच डॉग जो प्रेस वगैरह कहती है ना, उसमें इसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे जो निधि होती है उसका संरक्षक होता है। ठीक है, इसलिए इसे वॉच डॉग या गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश लेखाकार का प्रधान कार्यालय स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश लेखाकार का प्रधान कार्यालय 1976 में जब सीएजी से लेखा लेखांकन का कार्य अलग कर लिया गया। ठीक है, लेखांकन का आपको पता होगा, सीएजी का काम होता है लेखा परीक्षा करना। ठीक है, और 1976 तक इसका कार्य लेखांकन भी था। ठीक है, लेखांकन का कार्य भी करता था ये। तो 1976 में जो अभी मैंने आपसे कहा था कि 1971 का जो सेवा शर्तें अधिनियम है, सेवा शर्तें अधिनियम में हमने देखा था कि सेवा शर्तें और शक्तियों के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसी अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया और इन्हें
लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तब एक पद का गठन हुआ जिसका नाम था सीजीए। ठीक है, तो सीजीए नाम का नया पद गठित किया गया और 1976 से लेखांकन के कार्य से इसे मुक्त कर दिया गया, है ना। तो जब ये लेखांकन कार्य से इसे मुक्त किया गया तो सभी राज्यों में प्रधान लेखाकार, है ना, प्रधान लेखाकार के कार्यालय का निर्माण किया गया, है ना। उसी तर्ज पे भारत मध्य प्रदेश में जो गठन किया गया उसका ऑफिस कहाँ रखा गया, ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आया इतना समझ में। देखिए 71 में सेवा शर्तें थी इसकी, 76 में इसका सुधार हुआ, मतलब संशोधन हुआ, जिसमें लेखांकन का कार्य रखा गया। ठीक है, लेखांकन के कार्य को अलग कर दिया गया, सीजीए का पद हुआ। सीजीए का जो पद होता है इसके अंडर में आता है प्रधान लेखाकार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रधान लेखाकार है उसका जो ऑफिस है वो है ग्वालियर। आगे समझ में चलता है अगले क्वेश्चन पे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएजी की नियुक्ति की जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सीएजी की नियुक्ति 148 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी प्रकार की किसी समिति की बात नहीं कही गई है ना। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोई समिति होगी जिसमें, या फिर संसद कोई कानून बना के किसी समिति का गठन करेगी। इस तरह की बात भी 148 में नहीं कही गई है कहीं पे भी। सीधे कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो यही माना जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह मंत्रिमंडल की सलाह पे किया जाता है। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि मंत्रिमंडल की सलाह पे ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पे किया जाता है इसका कार्य। तो इसकी नियुक्ति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाती है। यहीं पे आके थोड़ा सा विवाद हुआ है कि इतना इंपॉर्टेंट पद है, इतना महत्वपूर्ण पद है, और इस पद को लेके हम लोगों ने सीधे सरकार को पावर दे दी है ना। और कोई भी सरकार आज तक इस तरह का कार्य नहीं करा सरकार ने कि इस तरह का कोई कानून बनाया कि कोई समिति का गठन कर दिया जाए इसके लिए, है ना। ये सीधे सरकार की पसंद का व्यक्ति सीएजी बनता है। इस बात को लेके जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते होंगे, बीजेपी के बड़े नेता हैं। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे इनने शुरुआत में मतलब 2012 के आसपास इन्हें डिमांड करी थी कि इस तरह की किसी समिति का गठन किया जाए जो सीएजी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हो। डायरेक्ट प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को अधिकार देना सीएजी की जो स्वतंत्रता है उसके लिए ठीक नहीं है, ये कहा था लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि सीएजी को लेकर किसी समिति की नियुक्ति की जाए जो इसकी नियुक्ति को लेके काम करे, है ना। तो इससे थोड़ी सी इसकी स्वतंत्रता और सुनिश्चित होगी। सीएजी का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसे माना जा रहा था कि सीएजी को लेके ये जो विवाद है ना, ये विवाद हमेशा से चला आ रहा है और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात को लेके बात रखी भी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केक की नियुक्ति समिति में इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि केक की जो नियुक्ति होती है उसकी किसी भी प्रकार की किसी समिति का जिक्र नहीं किया गया है ना। इसी बात को लेके विवाद हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि केक की नियुक्ति समिति में कौन है, तो नियुक्ति समिति ही इसकी अस्तित्व में नहीं है। तो ये डायरेक्ट मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए मैंने अभी आपको कहा था गिरीश चंद्र मुर्मू को अगर आप नहीं जानते तो इसी बात को लेके जो चल रहा है ना विवाद, विवाद मतलब कि इसके लिए कोई समिति होना चाहिए, इसकी डिमांड इसलिए हो रही है। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ना, जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये इनके निजी सचिव थे। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। ठीक है,
और जब 370 हटा था तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, किसे, जम्मू कश्मीर को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल का एक पद होता है ना। तो ये उपराज्यपाल का पद जो होता है, जहाँ पे विधानसभाएं नहीं है वहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो उपराज्यपाल का पद भी इन्हें सौंपा गया था, और उसके बाद जब ये यहाँ से इस पद से इन्हें मुक्त किया गया और फिर इन्हें इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी कौन सी दे दी गई, सीएजी की। तो ये वर्तमान में सीएजी है। तो इसी बात को लेके लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय प्रश्न उठाया था कि सरकारें जो है वो अपने पसंद के व्यक्ति को सीएजी बना देती है, तो संभवतः सीएजी का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो बिल्कुल स्वतंत्र टाइप का रहे। क्योंकि देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है, मुझे पता नहीं, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम जो हुआ था उसने यूपीए गवर्नमेंट को पूरी तरह से गिरा दिया था, है ना। मतलब यूपीए गवर्नमेंट जो चुनाव हारी 2014 में, उसे माना जाता है कि ये 2G स्पेक्ट्रम के कारण ही हारी थी। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था वो इतना ज्यादा फेमस हुआ, जिसके कारण इस यूपीए गवर्नमेंट की पूरी साख गिर गई थी, यूपीए गवर्नमेंट की, है ना। और उस समय ये जो विनोद राय हैं, विनोद राय जो थे उस समय ये सीएजी थे, और इन्होंने ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को उजागर किया था अपनी रिपोर्ट्स में, है ना। और जब ये रिपोर्ट बाहर आई उसके बाद हम लोगों ने बहुत से आंदोलन देखे थे सरकार के खिलाफ। तो सरकार में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चले थे ना, वो सीएजी की रिपोर्ट के बाद बहुत तेज हो गए थे, और उस समय सीएजी थे विनोद राय। इसलिए किसी स्वतंत्र व्यक्ति का सीएजी होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। इसलिए इस तरह की एक समिति की बात लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने कही थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसमें वर्तमान में हमारे जो है सीएजी वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएजी की स्थापना की गई, ठीक है, सीजीए, सीजीए ये ठीक से पढ़िएगा, है ना। सीजीए की लेखा महानियंत्रक, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि 1971 में जो सेवा शर्तें अधिनियम, कर्तव्य एवं सेवा शर्तें अधिनियम सीएजी का आया, उसमें से लेखांकन के कार्य को अलग कर दिया गया, ठीक है। और लेखांकन के कार्य को अलग करके एक पद का गठन किया, सीजीए, ठीक है। तो सीजीए की जो स्थापना हुई, ये लेखा सेवा होती है, तो उसकी स्थापना करी गई 1976 में संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और ये एक पद का गठन किया गया। तो ये एक ऑफिस हो गया है, और ये ऑफिस अलग से लेखांकन का कार्य करता है। ये पूरी सरकार की मदद करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की मदद करता है लेखांकन के कार्य में, है ना। और सीएजी को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, है ना, कौन, सीजीए, लेखा महानियंत्रक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1976 में जब 71 में संशोधन हुआ, 71 कानून में 76 में संशोधन हुआ, ठीक है। अधिनियम जो था 1971 में बना और संशोधन हुआ 1976 में, और लेखांकन के कार्य को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान सीजीए कौन है। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, लेखा महानियंत्रक। मैंने आपसे कहा था 1971 1976 के बाद इस पद का गठन किया गया है ना। तो अभी जो वर्तमान है वो वर्तमान सीजीए है श्री एस एस दुबे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो सीजीए का पद होता है ना, सीजीए के पद के साथ में ये लेखांकन का कार्य करता है, और इसके साथ में कुछ अतिरिक्त सीजीए होते हैं, है ना। ये अलग अलग उसमें कार्य करते हैं, विभागों में, है ना, लेखांकन से संबंधित कार्य रहते हैं इनके। तो ये वित्त विभाग और हमारे केंद्रीय सीमा एवं शुल्क बोर्ड वगैरह में भी ये दो अलग अलग से अतिरिक्त सीजीए जाते हैं ना। तो इनका निर्धारित नहीं है कितने सीजीए होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान महालेखाकार का कार्यालय मध्य प्रदेश में कब अस्तित्व में आया, ठीक है। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन अभी पूछा था वर्तमान में कि निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, है ना। तो मैंने वैसा ही एक क्वेश्चन लिया है, और मैंने इस बार
कोशिश हम लोग मैंने ये करी है कि आपको एकदम ऑथेंटिक डाटा उपलब्ध कराया जाए, है ना। तो देखिए, ऑथेंटिक डाटा के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कब अस्तित्व में आया, पूछा है ना। देखिए, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, प्रधान महालेखाकार की, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। 1 मार्च 1984 को अस्तित्व में आया, ठीक है। कब? 1 मार्च 1984 को, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कुछ ऑफिशियल डाटा जो होता है वो आप टेली कीजिएगा। अगर किसी भी नोट से आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ऑथेंटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह यूज करना सीखें, ठीक है, ताकि हम लोग गलत आंसर नहीं लगा पाए। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 1 मार्च 1984। क्योंकि कुछ नोट्स में मैंने 85 भी देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्वेश्चन गलत हुआ तो हम लोगों को नुकसान होगा, आपको खुद को नुकसान होगा, है ना। तो कोई वहां पे आपके लिए खड़े होने वाला नहीं रहेगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट और इस तरह की चीजों से आपको ऑथेंटिक डाटा देखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का लेखाकार कार्यालय कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1984, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कार्यों का उल्लेख है, ठीक है। कार्यों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है आप लोग एक बार कोशिश कीजिए याद करने की। 149, ठीक है। 149 में क्या कहा गया है? मैंने आपसे कहा था संसद विधि बनाएगी और विधि के द्वारा निर्धारित होगा कि केक की शक्तियां और कार्य क्या होंगे, ठीक है। तो केक की शक्तियां और कार्य क्या होंगे इसका निर्धारण संसद करेगी, ना कि मतलब कोई राष्ट्रपति या किसी के हाथ में नहीं है इसका, है ना। संसद करती है इसका निर्धारण, है ना। तो संसद ने 1971 में बनाया इसी को संबंधित एक कानून, सेवा शर्तें कर्तव्य एवं सेवा शर्तें अधिनियम, है ना। 1971 में बनाया। तो इसमें लिखा गया है कि संसद जब तक कानून नहीं बनाएगी तब तक किस तरह से कार्य करेंगे, जिस तरह से डोमिनियन के समय सीएजी कार्य करता था। जब 1919 से हम लोगों ने लागू किया, फिर 1935 में भी एक संशोधन हुआ, उसमें इसके कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया था, है ना। तो 1971 से पहले पहले जो संसद ने नियम बनाए थे और 1971 से जो कार्य शक्तियाँ और कार्य सेवा शर्तों का अधिनियम बना है उससे ये संचालित होता है, कौन? सीएजी, ठीक है। और इसका उल्लेख काय में किया गया है? 149 में, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएजी का कार्यकाल होता है, ठीक है। कार्यकाल तो देखिए, आप पूरा संविधान छान मारिए, आपको कहीं पे कार्यकाल के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। कार्यकाल का जिक्र नहीं मिलेगा आपको संविधान में। तो इसका जिक्र किया गया है 1971 के अधिनियम में, ठीक है। 1971 का जो अधिनियम है उसी में सेवा शर्तें भी है ना, कर्तव्य एवं शक्तियों के साथ में सेवा शर्तें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम हो जाता है, इसलिए मैं इसका जिक्र बार बार कर रहा हूँ आपसे, है ना। तो सेवा शर्तें अधिनियम में वहां भी यही लिखा गया है कि जब तक 71 का अधिनियम लागू नहीं हो जाता उससे पहले, यानी 71 का मतलब संसद विधि बनाकर इस तरह का कोई अधिनियम लागू नहीं कर देती, तब तक डोमिनियन के समय जिस तरह से सीएजी व्यवहार करता था उसी तरह से उसकी सेवा शर्तें और सारी चीजें लागू रहेगी, ठीक है। तो ये है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, ठीक है, याद रखेंगे इसे। और इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में कहा किया गया है? 148। वहां मैंने आपसे कहा था कर्तव्य जो है उसका जिक्र किया गया था 149 में, है ना। उसके आधार पे सेवा शर्त, कर्तव्य एवं सेवा शर्तें, है ना, अधिनियम बना है, ठीक है। तो कर्तव्य जो है वो 149 के अंडर डाले गए हैं और सेवा शर्तें जो है 148 के अंडर। और बना कौन सा अधिनियम है? 1971 का, ठीक है, याद रखेंगे इस बात का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है ना। नियुक्ति के संबंध में तो कहा गया है कि राष्ट्रपति करेगा 148 में, ठीक है। लेकिन सेवा शर्तें अधिनियम जो बनाया गया 1971 में, उसी के आधार पे इसे शक्ति दी गई राष्ट्रपति को। देखिए मैंने जो आपसे अभी दिखाया था ना एक, कि छुट्टी मंजूर करने का अधिकार किसे होगा? राष्ट्रपति को होगा। उसी में, उसी अधिनियम में ऊपर दिया गया है कि त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार भी किसे होगा? राष्ट्रपति को होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, फैक्ट है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संघ एवं राज्य के लेखन का प्रारूप संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 150 में कहा गया है कि संघ
के और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की सलाह के आधार पे निर्धारित करेंगे। ठीक है, सलाह, ये इसे मैंडेटरी करा है ना। तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते, इनकी सलाह लेना जरूरी है। उस सलाह के आधार पे ही प्रारूप के लेखे रखे जाते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर, 150 के अंदर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ताकि जो मैंने आपसे कहा ना, अभी जो 1976 में हम लोगों ने सीजीए अलग किया है ना, सीजीए का यही कार्य है। सीजीए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लेखांकन के प्रारूप तैयार करना, है ना। लेखांकन के प्रारूप, ये तकनीकी कार्य है ना। तकनीकी कार्य में ये किसकी सहायता करेंगे, सीएजी की। कौन, सीजीए। ठीक है, तो ये पूरा विभाग जो है सीजीए वाला, ये पूरा विभाग सिर्फ इसी कार्य में लगा रहता है कि लेखांकन के जो प्रारूप होंगे वो किस तरह के होंगे, किस तरह के सिद्धांत अपनाए जाएंगे, और सीएजी को इस संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि सीएजी सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षा के कार्य में लगे रहें, है ना। तो इसलिए इसको 76 में अलग करके हम लोगों ने सीजीए बना दिया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 150 में दिया है ना, संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केक की संपरीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, संपरीक्षा के प्रतिवेदन का उल्लेख, देखिए संपरीक्षा का जो प्रतिवेदन है वो 151 में है। और यहां भी आपको ध्यान रखना है कि 151 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ के लिए राष्ट्रपति को और राज्य के लिए राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसको कहाँ पे रखा जाएगा, संसद में और विधानमंडल में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 151 की तरफ, 48, 49, 50, 51, चार ही अनुच्छेद है, आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, और अनुच्छेदों में क्या दिया गया है स्पष्ट रूप से वो भी याद रखना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सीएजी किस शब्द का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखेंगे इसका, कंट्रोलर। बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर नहीं है यहाँ पे, ये है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर है, तो आप याद रखेंगे। और इसे हमेशा, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूजन में गलत कराएंगे ना, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीजीए का विस्तृत नाम, देखिए सीएजी में हमने कंट्रोलर कहा था, लेकिन सीजीए में सिंपल है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, महालेखाकार, हम हिंदी में इसे महालेखाकार कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सीएजी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, याद रखेंगे आप, है ना। और ये होता है कंट्रोलर इंग्लिश में, और ये होता है कंट्रोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन चुनिए, देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसका, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन वाले आएंगे और आपके गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सीएजी संघ के खातों संबंधी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य के खातों संबंधी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, अनुच्छेद 151। ठीक है, याद रखेंगे, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, फिर भी हम याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे देखिए इसमें आंसर क्या था, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन चुनिए, सत्य असत्य पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। केक के वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा कथन है सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तीसरा है केक के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा केक की सलाह पर निर्धारित की जाती। ठीक है, और चौथा है सीएजी सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण कर सकता है। तो आपको इसमें से असत्य कथन ढूंढना है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसे जब हटाया जाता है ना सीएजी को बहुत सारी जो सेवा शर्तें हैं इसकी, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। ठीक है,
इसे हटाने का तरीका भी यही है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसी की तरह हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। मतलब इससे पूरी तरह से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो संसद में अपनाई जाती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, है ना। तो इसे वेतन भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्राप्त होता है। कई शक्तियां इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्राप्त होती है। बहुत सी सुविधाएं, पेंशन आदि इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा ये कथन पूरी तरह से सत्य है। आपको याद रखना है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इन्हें बहुत सी स्वतंत्रता और शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, दूसरा है प्रसाद पर्यंत पे बना रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि इनके हटाने का तरीका है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, है ना। तो ये प्रसाद पर्यंत काम नहीं करेंगे। ये अपने कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रूप से कार्य करेंगे। और अगर इन्हें हटाना है तो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली, है ना। आपको पता होगा वो संसद में बिल पास करके इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से सीएजी को हटाया जाता है। तो ये हमारा जो है असत्य कथन है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है ना। आगे वाले हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। केक के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा केक की सलाह पर निर्धारित की जाती है। देखिए, केक की जो सेवा शर्तें हैं वो तो 1971 के अधिनियम से हम लोगों ने संसद ने बनाई है ना। लेकिन केक की जो केक के जो ऑफिस है उसमें कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, केक से नीचे जो भी कार्य करता है ना, उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और राष्ट्रपति बोल रहा, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा केक की सलाह पे निर्धारित की जाती है ना। केक की सलाह पे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका जिक्र किया गया है 148 में। ठीक है, अनुच्छेद 148 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा काम करने वालों का जो है ये सेवा शर्तें सेवा शर्तें ये निर्धारित करेंगे, है ना। तो 148(5) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है ना। मैंने कहा था कि इसकी सेवा शर्तों के बारे में नहीं लिखा गया स्पष्ट रूप से, उसे एक संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा ये कहा गया था। लेकिन केक के साथ जो कार्य करते हैं केक के विभाग में, उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? केक की सलाह पे राष्ट्रपति। 144 48 5। ठीक है, और अगला क्या है हमारा? अगला है ऑप्शन सीएजी सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा कर सकता है। तो आप जब इनके जब भी कार्य पढ़ेंगे तो कार्य में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो आपको सामान्यतः सारी बुक्स और नोट्स वगैरह में इनके कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। वहां से आप कार्य जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था वो कार्य से संबंधित ही था, जो 2020 में पूछा गया था। और उसमें जिन लोगों को कार्य ठीक से पता नहीं था उन लोगों ने काफी क्वेश्चन गलत करके आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही था, है ना। प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा, और हटाने के लिए इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाना पड़ेगा। तो ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं ना अपने कार्यकाल के दौरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएजी राष्ट्रपति को कितने प्रकार की रिपोर्ट सौंपता है? ठीक है, कितने प्रकार की रिपोर्ट सौंपता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा सीएजी राष्ट्रपति को 3 प्रकार की रिपोर्ट सौंपता है। एक होती है विनियोग खातों से संबंधित। ठीक है, विनियोग खाते अगर आपको पता नहीं है तो आप बजट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विनियोग खाते क्या होते हैं। ठीक है, बजट में इसका स्पष्ट रूप से और बहुत विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरे होते हैं वित्त खाते, है ना। वित्त खाते से संबंधित परीक्षण रिपोर्ट जो होती है वित्त खातों से संबंधित, वो रिपोर्ट सौंपता है, 1 2। और तीसरी जो रिपोर्ट होती है वो सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम आपको पता होगा, जिसे हम महारत्न नवरत्न कंपनियां कहते हैं ना, वो सरकारी उपक्रम है एक तरह से, है ना। तो इन सरकारी उपक्रमों के, तो सरकारी उपक्रम आप लोग जानते होंगे सरकारी उपक्रम किसको कहते हैं। ठीक है, तो सरकारी उपक्रम जो होते हैं उनके उनसे संबंधित जो खातों की रिपोर्ट होती है वो तीसरी रिपोर्ट होती है ना। तो 1 2 और 3, इस ये 3 प्रकार की रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन चुनिए, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। सीएजी राष्ट्रपति को केंद्र व राज्य के लेखा प्रारूपों के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने, आपको पता होगा हम लोगों ने 140
150 में पढ़ा था, है ना, अनुच्छेद 150 में पढ़ा था कि सीएजी राष्ट्रपति को केंद्र व राज्य के लेखा के प्रारूप के संबंध में सलाह देता है। और फिर अब वो क्या हो गया कि लेखाकार सीजीए, सीजीए का कार्य हो गया है ना वो एक तरह से, पर वो तकनीकी सहायता है सीएजी को, है ना। तो लेखांकन के जो प्रारूप है वो 150 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन, सीएजी। तो ये सही है हमारा ऑप्शन, मतलब ये कथन सत्य है ना, हमें असत्य ढूंढना है। सीएजी गुप्त सेवा पर किए व्यय के ब्यौरे भी जांच सकता है, ठीक है। एक ये वाला जो हमारा कथन है ये गलत है, ठीक है। सीएजी को सीमित रूप से शक्तियां प्रदान की गई है गुप्त सेवा से संबंध में, ठीक है। तो गुप्त सेवा में देखें, गुप्त सेवा जो हमारी होती है रॉ, आईबी, इनकी जो सेवाएं होती है ना, ये गुप्त सेवाएं होती है। तो यहाँ पे पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता कि सेवाओं का जो जिन पैसों का आवंटन किया गया है वो कहाँ पे खर्च किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे हैं। तो वहां पे इनकी इसके अधिकार को थोड़ा सा सीमित किया गया है। लेकिन यहाँ पे इन्हें एक अधिकार दिया गया है कि अगर कोई धनराशि स्वीकृत की गई है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी किसी भी कार्य के लिए, तो वो धनराशि एक जो अधिकृत जो सक्षम अधिकारी होता है उससे प्रमाण पत्र लेना होगा, ठीक है। वो प्रमाण पत्र देगा कि हाँ संबंधित राशि संबंधित मद पे ही खर्च की गई है, ठीक है। तो वहां पे इसे गुप्त सेवा में थोड़ी सी सीमित शक्तियां हैं, लेकिन प्रमाण पत्र इसे वहां भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये जो ब्यौरे है ना, ये ब्यौरे की जांच सीमित रूप से कर सकता है, ठीक है। जांच तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा किससे, सक्षम अधिकारी से, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत है, तो असत्य हमें मिल गया है। अगले वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, कथन पढ़िए आप, ये काम आएंगे आपके, ठीक है। सीएजी सरकार की व्यय की व्यर्थता व दिखावे पर टिप्पणी करता है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे सरकारें जो व्यर्थ में बहुत खर्चे कर देती है ना और उससे बहुत आवश्यक दिखाती है, जब सीएजी अपनी जांच करते हैं और जांच में ये पाते हैं कि ये जो खर्च किए गए हैं ये खर्च इस तरह से खर्च नहीं करना था, ये व्यर्थ के खर्च हैं, और दिखावा करा है सरकार ने अपने खर्च करने में, जैसे एड वगैरह होते हैं ना, सरकार बहुत ज्यादा एड वगैरह पे अगर खर्च कर देती है ना, तो सीएजी को जब दिखता है, तो सीएजी एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो इस पे टिप्पणी कर सकता है। तो जब वो रिपोर्ट देते हैं तो सिर्फ रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे कि ये व्यर्थ खर्च किया गया, वो उस पे अपनी टीका टिप्पणी भी दे सकते हैं, है ना। तो इसकी जब लोक लेखा समिति होती है संसद की, वहां पे जब रिपोर्ट जाती है तो इनके बारे में अच्छी तरह से वहां पे दिया जाता है पूरी टिप्पणी, और इन टिप्पणियों पे चर्चा की जाती है और सरकार की इज्जत के कचरे किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सीएजी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, है ना। मैंने अभी आपसे कहा था विनोद राय ने यूपीए 2 के टाइम पे 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला पकड़ा था, है ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इनकी रिपोर्ट के आधार पे ये सरकार लगभग गिर गई है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उसके बाद सरकार की इमेज बहुत ज्यादा गिर गई थी। और 2014 में हमने देखा कि पूरी तरीके से यूपीए गवर्नमेंट बर्बाद हो गई थी, है ना। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप समझिए, है ना। तो सीएजी के कार्यों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सीएजी के कार्य को लेके बीएससी या यूपीएससी हमेशा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और हमेशा कार्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और उलझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगला क्या था कथन, सीएजी का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं। देखिए, हम इसे कंट्रोलर तो बोलते हैं, लेकिन निकासी से संबंधित कोई नियंत्रण सीएजी को वाकई में नहीं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में ये संसद का सदस्य होता है, ठीक है। वो संसद का सदस्य होने के नाते जब बजट पास होता है ना, तो बजट पास होने के बाद सरकार जिस भी कार्य के लिए पैसा चाहती है वो सीएजी के प्रमाण पत्र के बिना पास नहीं हो सकता, ठीक है। सीएजी का वहां पे प्रमाण पत्र लगता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो सीएजी है, सीएजी का नाम तो कंट्रोलर हमने दे दिया, नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम कहते हैं इसे, लेकिन इसका कार्य नियंत्रक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कार्य शुरू होता है खर्च होने के बाद, खर्च होने के बाद इसका कार्य सिर्फ लेखा परीक्षा तक सीमित है, ठीक है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है ना। तो हमारा कौन सा कथन असत्य था यहाँ पे, गुप्त सेवा से संबंधित, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही होगा, बी, ठीक है। ऑप्शन बी, गुप्त सेवा पर किए व्यय के ब्यौरों की जांच सीएजी नहीं कर सकता है।
ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सीएजी किसका लेखा परीक्षा नहीं कर सकता है? किसका कर सकता है, किसका नहीं कर सकता, इसे अच्छे से याद रखिएगा। सीधा सिंपल वो आपसे पूछ लेगा और आपको पता होना चाहिए किसकी कर सकता है और किसकी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, दामोदर घाटी निगम की जांच कर सकता है, एयर इंडिया की जांच कर सकता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जांच कर सकता है। ठीक है, किसकी नहीं कर सकता ये जांच? भारतीय खाद्य निगम की। ये जांच नहीं कर सकता, ये अपनी जांच स्वयं करवाते हैं, लेखा परीक्षा स्वयं करवाते हैं। ठीक है, लेखा परीक्षा स्वयं करवाएंगे और सीधे इसकी रिपोर्ट किसको पहुंचा दी जाएगी? संसद को। ठीक है, संसद में डायरेक्ट इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है ना। तो मैं आपको देखिए आपको बता देता हूँ किस किस कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनकी जांच ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो सीधे अपनी वो जांच रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर देते। एक है एलआईसी, दूसरा है आरबीआई, ठीक है, तीसरा है भारतीय खाद्य निगम, है ना, एफसीआई बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, चौथा है एसबीआई। ठीक है, और इनके जैसे कुछ और संस्थान हैं जो 1971 में हमने डाले हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा मोटा मोटा तौर पे, एल आई सी, आर बी आई, एफ सी आई और एस बी आई, इनकी जांच ये नहीं कर सकता, इनकी जांच सीधे ये लोग स्वयं करवाते हैं और संसद में इनकी रिपोर्ट सीधे ये लोग खुद ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन? एल आई सी, आर बी आई, एफ सी आई और एस बी आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केक की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। देखिए मैंने आपसे कहा था 1971 का अधिनियम बनाया गया, किसने बनाया? संसद ने। ठीक है, तो कौन इसका सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? संसद निर्धारण करती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित करती है? 148। ठीक है, तो इसका निर्धारण न राष्ट्रपति करेंगे, न प्रधानमंत्री करेंगे, न उच्चतम न्यायालय के न्यायालय। ठीक है, ये कौन करेगा? संसद द्वारा विधि बनाकर, जो विधि हमने बनाई 1971 में और 76 में इसका संशोधन भी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएजी उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, ये होते तो संसद के सदस्य नहीं है, ठीक है, और न ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होते, ये सीधे होते हैं संसद के प्रति। ठीक है, ठीक है, तो ये सरकार के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते, ये सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से लोक लेखा समिति को पहुंचाते हैं, संसद की लोक लेखा समिति को। ठीक है, लोक लेखा समिति फिर इसकी जांच करती है, इनकी रिपोर्ट की, और उसी के आधार पे फिर संसद में बहस होती है ना। ये संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। ठीक है, सत्य असत्य पे बिल्कुल फोकस रखिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा केग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ठीक है, दूसरा है, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा केग की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? निजी पेशेवर अंकेक्षक, जो केंद्र सरकार के द्वारा केग की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूर्णतः निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है। तो ये तीनों कथन सही है। ठीक है, असत्य इनमें से कोई नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से किनकी जांच निजी पेशेवरों के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है, पूरी तरह से, है ना। किनकी जांच आंशिक रूप से, मतलब कि कुछ निजी पेशेवरों के द्वारा, सरकार की सलाह, सरकार सिलेक्ट करती है किसको? के की सलाह पर। ठीक है, ऐसे निगमों की भी आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, ऐसे निगमों की लिस्ट याद होनी चाहिए जो निजी अंकेक्षकों से करवाते हैं, और ऐसे निगमों की लिस्ट याद होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से करवाते हैं। ठीक है, तभी अगर आपको उन लोगों ने पूछ लिया इनमें से कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से किसकी होती है, निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा किसकी होती है, और पूर्णतः किसकी होती है। ठीक है, तो इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे, तो ये इसका ऑप्शन है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असत्य कथन, सॉरी ये कथन लिख दिया, कठिन लिख दिया, इसको कथन पढ़े। ठीक है, असत्य कथन चुनिए। ठीक है, सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा
में केक की भूमिका सीमित होती है। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया था, ये जो निगम हम लोगों ने जो पढ़ा था, यहाँ पे देखिए सीमित होती है मैंने कहा था, है ना, तो ये कथन हमारा सही है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका व्यवहार में नियंत्रक की नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि धन की निकासी से संबंधित किसी प्रकार का नियंत्रण सीएजी के पास नहीं है। ठीक है, सरकार धन बिल्कुल निकाल सकती है आराम से, जब निकल जाता है खर्च हो जाता है उसके बाद सीएजी का काम होता है लेखा परीक्षा का। ठीक है, लेखा परीक्षा कर सकती है लेकिन सरकार को धन निकालने से रोक नहीं सकती। ठीक है, तो इसकी भूमिका नियंत्रक की नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा कथन सत्य है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम की लेखा परीक्षा में के की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे कहा था एसबीआई, है ना, आरबीआई, एफसीआई, इनके उसमें बिल्कुल इसकी भूमिका नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारा ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखा महानियंत्रक का प्रमुख कार्य होता है, ये सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो समस्त सरकारी खातों की जांच करना, देखिए इसका लेखा परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसका काम है लेखांकन से। ठीक है, ये लेखांकन का कार्य करवाते हैं, है ना, सीजीए। ठीक है, तो जांच से इसका संबंध नहीं है। समस्त सरकारी निगमों के खातों की जांच करना, मैंने फिर से कहा जांच से संबंध नहीं है। ये इसका मुख्य कार्य है केक को तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसीलिए इस विभाग की स्थापना हुई है। ठीक है, लेखा विभाग की। ठीक है, 1976 में संचित निधि से किए गए व्यय पर लेखा परीक्षण करना। ठीक है, लेखा परीक्षण से इसका कोई संबंध नहीं, हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा नीति आयोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और अगले लेक्चर में हम इसे समझेंगे। बहुत छोटा लेक्चर बनेगा इसका। ये सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सीएजी के कार्यों से संबंधित सारी जानकारी रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, और यहीं से क्वेश्चन जब आएगा तभी आप कंफ्यूज होंगे। फैक्ट में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें कार्यों से संबंध में। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।